पढ़ेंगे गति के बारे में। गति जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। उदाहरण व्यक्ति का टलना, चलती हुई गाड़ी। विराम अवस्था जब वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है उसे विराम अवस्था कहा जाता है। उदाहरण पेड़ पौधों का स्थिर विराम अवस्था में होते हैं। फर्नीचर पर रखी किताबें विराम अवस्था में होती हैं। गति के नियम, इसके मुख्य 3 नियम होते हैं। इस नियम के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया। गति के नियम के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया। प्रथम नियम जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसने दिया? तो गैलीलियो ने बताया। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने बताया। यह नियम बल की परिभाषा को दर्शाता है। यह नियम बल की परिभाषा को दर्शाता है। द्वितीय नियम बल संवेग का नियम। यह नियम बल के परिणाम को दर्शाता है। परिणाम या बल के सूत्र को दर्शाता है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह बल की दिशा को दर्शाता है। यानी कि पहला जड़त्व का नियम तो परिभाषा को दर्शाता है, द्वितीय बल संवेग का नियम यह परिणाम को दर्शाता है, और तृतीय नियम यह दिशा को समझाता है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम। इस नियमानुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, असंतुलित बल ना लगाए जाए। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें से वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन का विरोध करे तो उसे जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिससे किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन का विरोध करे तो उसे जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व के प्रकार देख लेते हैं। जड़त्व के पहला है 3 प्रकार है इसके भी। स्थिर जड़त्व अवस्था का। स्थिर अवस्था के अनुसार बल के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्रियों को झटका पीछे की ओर लगता है। यानी कि स्थिर जड़त्व में अचानक चलती है तो पीछे की ओर झटका लगता है। और गतिशील अवस्था में इसके अनुसार बस के अचानक ब्रेक लग जाए तो उसमें बैठे यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। यानी कि एकदम बस चल जाए तो पीछे की ओर यात्री फेंकाते हैं तो ये स्थिर का है। और गतिशील में एकदम ब्रेक लग जाए तो उसे गतिशील अवस्था कहते हैं। यानी कि पेड़ों से फलों का गिरना यह भी गतिशील अवस्था में आता है। पेड़ों से फलों का गिरना, कंबल को डंडे से पीटना। जड़त्व हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर होता है। जड़त्व हमेशा किस पर निर्भर होता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर होता है। दिशात्मक अवस्था का जड़त्व। अचानक चलती हुई बस में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री विपरीत दिशा में गिरते हैं। यानी कि अचानक चलती हुई बस में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, एकदम परिवर्तन कर दिया जाए, स्टीयरिंग घुमा दी जाए तो उसमें बैठे यात्री विपरीत दिशा में गिरते हैं। यानी कि स्थिर में तो एकदम से चलती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, और गतिशील में एकदम ब्रेक लगते हैं। जैसे पेड़ से फलों का गिरना, कंबल से डंडों को पीटना। जड़त्व हमेशा किस पर निर्भर होता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर होता है। दिशात्मक अवस्था अचानक चलती हुई बस में एकदम स्टीयरिंग घुमा दी। द्वितीय नियम बल संवेग का नियम। द्वितीय नियम बल संवेग का नियम बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये देख लेना यार। ये बल का द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। उदाहरण क्रिकेट खिलाड़ी का कैच करते समय हाथों का पीछे की तरफ ले जाना द्वितीय बल संवेग में आता है। ये यानी कि बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। उदाहरण क्रिकेट खिलाड़ी का कैच करते समय हाथों को पीछे की तरफ ले जाना। एथलेटिक्स के खिलाड़ी का गद्दे पर कूदना। एथलेटिक्स के खिलाड़ी का गद्दे पर कूदना। तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम अनुसार असमान परिणामों के विपरीत प्रतिक्रिया का होना। उदाहरण व्यक्ति का टहलना। प्रतिक्रिया के नियम में उदाहरण देख लेते हैं। तो व्यक्ति का टहलना, व्यक्ति का तैरना। व्यक्ति का टहलना, व्यक्ति का तैरना। नाविक द्वारा नाव को चलाना। रॉकेट का प्रक्षेपण भी प्रतिक्रिया के नियम को दर्शाता है। बंदूक से गोली दागने पर व्यक्ति को झटका पीछे की ओर लगता है। गति के समीकरण 3 होते हैं। 3 कौन से? गति का प्रथम समीकरण ये देख लेना। v बराबर u प्लस at। u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, और a त्वरण और t समय है। यानी कि प्रथम समीकरण में
वी वी यानी कि अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण त्वरण गुणा समय और गति का द्वितीय समीकरण। ये देख लेना यार, समीकरण है, मेरे को नहीं आती इतनी समीकरण है। गति के प्रकार। सरल रेखीय गति। जब किसी वस्तु को एक सरल रेखा में गमन करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी, यानी कि उदाहरण सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी सरल रेखीय गति को दर्शाती है। वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति करती है, एक वृत्ताकार तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वृत्तीय गति कहलाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वृत्तीय गति कहलाते हैं। कुल्हो चलाते हुए बैल की गति वृत्तीय गति होती है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वृत्तीय गति होती है। घूर्णन गति। जब कोई ये वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण छत पर लगे पंखे की गति घूर्णन गति और लट्टू की गति घूर्णन गति और छत पर लगे पंखे की गति घूर्णन गति। दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थित के आगे पीछे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति दोलन गति में आती है। झूला झूलते हुए बच्चे की गति दोलन गति में आती है। प्रक्षेप गति। जब किसी ये पिंड को प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाए तो उसे गुरुत्वीय त्वरण के प्रारंभ से परवलयाकार पथ में गति होती है, इसे प्रक्षेप गति कहते हैं। उदाहरण खिलाड़ी द्वारा गेंद का फेंकना प्रक्षेप गति में आता है। प्रक्षेप गति एक बार और देख लेते हैं। जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग देकर, यानी कि जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है, जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय बल के प्रारंभ से प्रवलयाकार पथ में गति करती हैं तो उसे प्रक्षेप गति कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। खिलाड़ी द्वारा गेंद का फेंकना। विस्थापन। जब किसी गतिशील वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति करती है तो उसे की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। यानी कि विस्थापन किसे कहते हैं? जबकि गतिशील वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति करती है। जब गतिशील वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति करती है तो उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। राशि सदिश होती हैं। विस्थापन सदिश राशि होती हैं। विस्थापन व दूरी का अनुपात 1 से कम या 1 के बराबर होता है। विस्थापन व दूरी का अनुपात कितना होता है? 1 से कम या 1 के बराबर होता है। 1 से कम होता है लेकिन 1 के बराबर होता है। गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य होता है। गतिशील वस्तु का विस्थापन कितना होता है? कब पूछ ले तो एक शून्य होता है। गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य होता है जबकि तय की गई दूरी का विस्थापन शून्य नहीं होता है। हो सकता है। अतः विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। यानी कि विस्थापन का मान कैसा हो सकता है? तो ये धनात्मक में हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी होता है, यानी कि तीनों हो सकता है। चाल बराबर एकांक समय में की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल। सूत्र दूरी बटावा समय। चाल का सूत्र क्या है? तो दूरी बटावा समय। ये चाल एक अदिश राशि है। नोट विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा भी अदिश राशि है और चाल भी अदिश राशि है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक बताइए तो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या हुए हैं? तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक। चाल हमेशा धनात्मक होती है। चाल किस अवस्था में होती है? तो चाल हमेशा धनात्मक अवस्था में होती है। वेग पढ़ते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटावा समय। विस्थापन बटावा समय। वेग का सूत्र बताइए तो विस्थापन बटावा समय। एकांक समयांतराल में तय हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। यानी कि एकांक समयांतराल में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। वेग सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है। विस्थापन और वेग दोनों सदिश राशि हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि वेग व चाल का मात्रक एक ही होता है। वेग व चाल का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड वेग व चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। सापेक्ष वेग का व अपेक्षित वेग बताइए। अपेक्षित वेग हेडिंग है ये तो।
जब दो गतिशील वस्तुओं में किसी एक के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है। जब दो गतिशील यानी कि दो गतिशील वस्तुओं में किसी एक के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है तो उसे सापेक्ष वेग कहा जाता है। सापेक्ष वेग या अपेक्षित वेग कहते हैं। अपेक्षित वेग कहा जाता है जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील है तो उसका सापेक्ष वेग v1 से v2 होगा। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में यानी कि एक ही दिशा में, ये याद रखना अंडरलाइन करके, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में हो में गतिशील हो तो उसका सापेक्ष वेग बताइए तो v1 से v2 होगा। और जब दो वस्तुएं अलग अलग दिशा में हो तो उसका सापेक्ष वेग जुड़ेगा यानी कि जुड़ेगा। v1 से v1 प्लस v2 होगा, v1 प्लस v2 होगा। त्वरण पढ़ते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a बराबर dv बटा dt। t समय यानी कि समय अंतराल में प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति हो जाती है। वेग एक सदिश राशि है यानी कि वेग चाल और ये त्वरण, ये तीनों की सदिश राशि है। वेग, विद्युत धारा, त्वरण सदिश राशि है। विद्युत धारा त्वरण सदिश राशि है। ये वेग और मात्रक मीटर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि वेग का मात्रक क्या है तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दो प्रकार का होता है। वेग कितने प्रकार का होता है तो वेग दो प्रकार का होता है। दो प्रकार, धनात्मक त्वरण, ये वेग नहीं यार, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक का मंदक है। धनात्मक त्वरण जब किसी वस्तु का त्वरण यदि समय के साथ बढ़ रहा है, यानी कि धनात्मक त्वरण में समय के साथ बढ़ रहा है, तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण मंदक भी कहते हैं इसको। जब किसी वस्तु का त्वरण यदि समय के साथ घट रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदक कहते हैं। यानी कि घट रहा है तो ऋणात्मक और बढ़ रहा है तो धनात्मक। कार्य पढ़ते हैं। कार्य, किसी वस्तु पर बल लगाकर के उस वस्तु में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे कार्य कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु में परिवर्तन कर दिया जाए तो कार्य कहा जाता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य भी एक क्या है तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन गुणा मीटर या जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक तो न्यूटन गुणा मीटर या जूल होता है। और सीजीएस में अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस में मात्रक बताइए तो अर्घ होता है। और 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। कार्य के प्रकार तीन प्रकार हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। देखते हैं धनात्मक कार्य। इसमें बल व विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं। धनात्मक कार्य में बल व विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं। जैसे किसी वस्तु को धरातल से ऊपर उठाते हैं तो बल व विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर उठाते हैं तो बल व विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। बल द्वारा किया गया कार्य बताइए तो धनात्मक होगा। और ऋणात्मक कार्य, इसमें बल व विस्थापन दोनों अलग अलग दिशा में हो। ऋणात्मक में दोनों बल व विस्थापन दोनों अलग अलग दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब किसी पिंड को धरातल से ऊपर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठाते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठाते हैं तो बल व विस्थापन अलग अलग होते हैं। इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत उठाते हैं तो ऋणात्मक होता है। शून्य कार्य, इसमें बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। शून्य कार्य में क्या होता है तो इसमें बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होता है। इसमें बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो और इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य बताएं तो शून्य होगा। जैसे एक वृत्ताकार पथ में एक समान रूप से गति कर रही वस्तु में बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी कि एक वृत्ताकार पथ में एक समान रूप से गति कर रही वस्तु
में बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं और वहाँ अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। मौत का कुआं भी शून्य का उदाहरण है। कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। कार्य किस पर निर्भर होता है? तो कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। कार्य बल के परिणाम पर भी निर्भर करता है। कार्य बल के परिणाम पर भी निर्भर करता है और विस्थापन पर भी निर्भर करता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि दोनों पर निर्भर करता है, बल व विस्थापन पर। कार्य का सूत्र बताएं। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। शक्ति पढ़ते हैं। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये एक अदिश राशि है। शक्ति क्या है? तो शक्ति एक अदिश राशि है। मात्रक P बराबर W/T वोट। शक्ति का मात्रक वोट होता है। शक्ति का मात्रक बताएं तो शक्ति का मात्रक वोट होता है। वोट होता है। नोट 1 किलोवाट में 1000 वोट या 10⁻³ या 10⁻10 अर्घ होते हैं। वोट मतलब 1 किलोवाट में तो 1000 तो वोट होते हैं और 10⁻³ वोट होते हैं और 10⁻10 अर्घ होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10⁻6। 1 मेगावाट में 10⁻6 जूल होते हैं। 1 मेगावाट में 10⁻6 जूल होते हैं। एक अश्वशक्ति में 746 वोट होते हैं। 1 मेगावाट में 10⁻6 जूल होते हैं और एक अश्वशक्ति में 746 वोट होते हैं। 746 वोट होते हैं एक अश्वशक्ति में। एक सामान्य व्यक्ति में 0.05 से 0.1 HP होता है। एक सामान्य व्यक्ति में 0.05 से 0.1 HP होता है। अब पढ़ते हैं ऊर्जा वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण बहता हुआ पानी भी ऊर्जा में आता है। बहती हवा, पेट्रोल, डीजल, बिजली मात्रक जूल है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल है। राशि अदिश है, यानी कि राशि अदिश है। कार्य शक्ति ऊर्जा, यानी कि कार्य शक्ति व ऊर्जा ये तीनों अदिश राशि हैं। कार्य शक्ति व ऊर्जा ये सब अदिश राशि हैं। कार्य शक्ति व ऊर्जा अदिश राशि हैं। ऊर्जा के प्रकार 2 प्रकार हैं। गतिज ऊर्जा, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह अदिश राशि हैं। यह धनात्मक प्रकार की होती हैं। उदाहरण, एक गति करती गेंद को दूसरी गेंद से टकराती हैं तो उसमें भी गति उत्पन्न होती है। उसमें भी, यानी कि ऊर्जा बराबर E के बराबर 1/2 mv²। m बराबर द्रव्यमान और v बराबर वेग, और दोनों का स्क्वायर होगा। EF हम बराबर 1/2 mv², द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। चाबी वाले खिलौने सारे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। PE बराबर mgh, यानी कि द्रव्यमान, गुरुत्वीय बल और ऊंचाई तीनों। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों को सामूहिक रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों को सामूहिक रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों को सामूहिक रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। धनुष से तीर का चलाना यांत्रिक ऊर्जा है। हथौड़ों से कील पर चोट मारना भी यांत्रिक ऊर्जा है। ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के, परंपरागत और गैर परंपरागत। वैकल्पिक और परंपरागत में क्या आते हैं? तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जीवाश्म ईंधन और काष्ठ ईंधन। पहले तो जीवाश्म ईंधन और काष्ठ ईंधन, ये परंपरागत में। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय, वैकल्पिक में भी आती हैं ये। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। तो इस नियम अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, अर्थात ऊर्जा को एक रूप से रूपांतरित किया जाता है। उस दौरान ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है, अर्थात कुल ऊर्जा निहित होती है। इस नियम के बारे में जूलियस रॉबर्ट मेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया।
यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में किसने बताया? तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताया। इस नियम की गणितीय व्याख्या नहीं होती, यानी कि इस नियम की गणितीय व्याख्या नहीं होती है क्योंकि यह सार्वभौमिक नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सार्वभौमिक नियम है, इसलिए इसकी गणितीय व्याख्या नहीं होती है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, ऊर्जा की बचत ही, और कई